गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 10 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ एक बार देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे क्योंकि पिछले कई दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर, हिमालयन स्टेट्स के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड आए हुए हैं। उसके बारे में बात करेंगे। तो लैंडस्लाइड एज अ टॉपिक इसे हम लोग ज्योग्राफी और अपने डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, तो ये हम लोग करने वाले हैं। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इशू इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा देखने वाले हैं जीएस पेपर 2 से। उसके बाद ग्लोबल डिफोरेस्टेशन के बारे में आज एक टेक्स्ट सेक्शन आया है जिसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सी कंट्री में से कितना फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो रहा है। उसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए हैं वो भी सेक्शन से आए हैं, वो थोड़ा देखने वाले हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट बिल जो इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा मॉनसून सेशन में, क्योंकि मॉनसून सेशन अभी शुरू होने वाला है 20 तारीख से, उसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करेंगे रादर देन प्रीलिम्स। डब्ल्यूटीओ के बारे में एडिटोरियल दिया गया है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा देखने वाले हैं। चलिए जी, तो सीधा बढ़ते हैं टॉपिक्स पे। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे आता है देखिए लैंडस्लाइड वाला है। 16 किल्ड एज़ हेवी रेन ट्रिगर्स लैंडस्लाइड फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया, राइट? देखिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। जितना कहा था आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, उससे कई गुना ज़्यादा। आईएमडी ने अंदाज़ा लगाया था कि अभी कम से कम 2 टू 10% डेफिशिएंट रेनफॉल होगा। लेकिन भैया ये तो 10% सरप्लस रेनफॉल हो चुका है और परसों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में, गुड़गाँव में अगर आप जाके देखें हालत, सोशल मीडिया वगैरह पे हालत बहुत खराब है। इधर अंबाला में आप चले जाइए, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बहुत हालत खराब है। कंटीन्यूअस रेनफॉल हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आए हैं बहुत सारे लैंडस्लाइड्स और फ्लड। बट हम यहाँ पे सिर्फ लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे एज़ अ टॉपिक। तो लैंडस्लाइड होता क्या है? देखिए, नाम से ही समझ में आता है कि लैंड, जब एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खिसक जाता है, स्लाइड करता है। और स्लाइड क्यों करता है? बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी। उसको नीचे कोई ऊपर से पुश नहीं कर रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही नीचे आ रहा है। तो ये हमारे पास मास मूवमेंट बोलते हैं इसको। जैसे कोई हमारी हिल होती है ना, जैसे कोई हिल होती है, अगर यहाँ से कोई टुकड़ा टूटता है, कोई पत्थर भी गिरता है, उससे जैसे हमारे यहाँ पे डेब्री फॉल हो गया, पत्थर गिर गया, या फिर जो पूरी लैंड का ये टुकड़ा है, तो ये भी पूरे का पूरा नीचे की तरफ खिसक जाता है। इस तरह से स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आता है। ये आता है ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती है। हाँ, इसका कारण अलग है कि सर ये यहाँ से टुकड़ा टूटा क्यों? उसका एक अलग कारण हो सकता है। लेकिन टुकड़ा टूटने के, गिरने के बाद जब नीचे आता है, तो ग्रेविटी की वजह से आता है। ठीक है? इसे कहते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में वैसे हमारे पे यूजुअली 2 तरह की होती हैं। एक मास मूवमेंट होती है स्लो, एक होती है बहुत फास्ट, बहुत रैपिड। स्लो मतलब जो, जिसे आप देख नहीं सकते, इतना धीरे-धीरे होता है, जैसे सोइल क्रीप। कई बार आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो अ, पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, वो थोड़े से टिल्ट हुए होते हैं। वो टिल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो नीचे की जो सोइल होती है, वो धीरे-धीरे खिसकती रहती है। ये भी ग्रेविटी की वजह से होता है। जितनी भी मास मूवमेंट होती है, सबका फोर्स ग्रेविटी ही होता है। ये इतना स्लो होता है कि आप इसे देख नहीं सकते। हाँ, अगर आप आज अगर मान लो कहीं पे गए हो, आपको पोल्स दिखेंगे, 6 महीने बाद आप जाओगे, हो सकता है आपको वही पोल थोड़े से टिल्टेड नज़र आएँ। 1 साल भर के बाद जाओगे, टिल्टेड नज़र आएँगे। इसलिए इसे स्लो मूवमेंट कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पे फास्ट मूवमेंट होती है, जो बहुत जल्दी होती है, परसीवेबल होती हैं। जैसे मड फ्लो हो गया, आपका अर्थ फ्लो हो गया, ठीक है? एवालांच हो गया जी, ये बहुत फास्ट मूवमेंट होती हैं। लैंडस्लाइड भी इसी के अंदर आता है। तो लैंडस्लाइड मतलब जब पूरी लैंड खिसक जाती है। अब ये लैंड वेजिटेटेड भी हो सकती है और नॉन वेजिटेटेड भी हो सकती है। मतलब इसके ऊपर वेजिटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया लैंडस्लाइड होने के लिए वो उस लैंड के ऊपर जो है वेजिटेशन नहीं होना चाहिए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब होता क्या है, जब नीचे वाली लेयर्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है, तो वो नीचे खिसक जाती है। बॉन्डिंग टूटती क्यों है? बहुत बार इसका ये कारण हो सकता है कि जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है, तो ये बारिश का पानी चला जाता है नीचे परमिएबल रॉक्स के थ्रू,
हमारी सोइल के थ्रू नीचे चला जाता है। और नीचे जाने वाले मान लो यहाँ पे कोई एक नॉन परमिएबल जो है लेयर है, जिसमें से पानी नीचे नहीं जा पाता। तो ये वाटर जो ऊपर से गया है यहाँ पे नीचे परमिएट होके, वो यहाँ पे फ्लो करने लगता है नीचे वाली लेयर में। और नीचे वाली लेयर सोइल कितनी सैचुरेटेड हो जाती है, वो लुब्रिकेंट का काम करने लगती है। इतनी चिकनी हो जाती है वो, और उसके बाद फिर वो नीचे वो स्लाइड करने लगती है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द लैंडस्लाइड। तो बेसिकली अगर वो लैंडस्लाइड की बात करें तो ये है क्या? लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ द मास। मास मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, रॉक्स का भी हो सकता है, डेबरी, अर्थ डाउन और स्लोप। ग्रेविटी इसका मेन फील्ड, इट्स अ टाइप ऑफ मास मूवमेंट। मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया है। इसके अंदर कई तरह की मूवमेंट हो सकती है, फॉल, टोपल, स्लाइड, स्प्रेड एंड द फ्लोस। इसका पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये फॉल होता है, जब ऊपर से पत्थर वत्थर गिर जाते हैं, तो ये भी लैंडस्लाइड की मूवमेंट होती है। ठीक है। और ये होता है टोपल। टोपल जैसे हमारी ये रॉक का बहुत बड़ा टुकड़ा टुकड़ा कई बार टूट जाता है, टूट के उससे सेपरेट हो जाता है, इसे टोपल कहते हैं। और ये वाला दिखता है कि स्प्रेड होता है। स्प्रेड एक्चुअली बहुत ही जो जेंटल एरियाज होते हैं वहां पे होता है, जेंटल, इसमें स्लोप ज्यादा नहीं होता है। ये आप जो थोड़ा देख सकते, दोनों स्लाइड होती हैं, ये दोनों स्लाइड है। स्लाइड मतलब ये देखिए अलग अलग स्लाइड हो सकती हैं। ये वाली जो स्लाइड है इसे हम लोग यूजली इसे, और ये देखिए अलग स्लाइड होती है। ठीक है, ये वाली स्लाइड अलग है। ये थोड़ा रोटेटरी मोशन में होती है, ऐसे सर्कुलर टाइप का होता है थोड़ा सा। ये सीधा होता है, इस तरह से ट्रांसवर्स टाइप का होता है। दोनों ही स्लाइड है। तो यहाँ से बहुत बड़ा टुकड़ा टूट जाता है और वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है। वो डिपेंड करता है कि उसके नीचे का जो सब सोइल है वो कैसी है। ठीक है, अगर सब सोइल में ज्यादा लेयर्स होती हैं तो वो इस तरह से स्लाइड करता है। अगर कम लेयर्स होती हैं तो ऐसे थोड़ा सा रोटेशन करके स्लाइड करता है। दोनों ही जो है यहाँ पे स्लाइड का आपका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह, और ये मतलब कहाँ पे गया, हाँ, ये साइड वाला फ्लो होता है सिंपली। ठीक है, सिंपल फ्लो होता है जब आपकी सोइल बहुत ज़्यादा लुब्रिकेटेड हो जाती है तो नीचे की तरफ खिसक जाती है। लेकिन हर किसी में कुछ ना कुछ स्लोप चाहिए। सबसे कम जो स्लोप होता है वो इसमें चाहिए होता है, वो स्प्रेड में चाहिए होता है। तो ये कुछ मूवमेंट्स होती हैं लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड के कारण क्या हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ग्राउंड अपलिफ्टमेंट। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है या कोई और टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस होती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, आपने वो सब पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। तो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह जब होती है तो हमारी लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो सॉरी, जैसे मान लो पहले ये ऐसे था, इट वाज वेरी जेंटल, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये अपलिफ्ट हो गया। अपलिफ्ट होने से इसका स्लोप इंक्रीज हो गया। तो जब स्लोप अचानक से इंक्रीज हो जाता है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो लैंडस्लाइड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लैंड के खिसकने के चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, और क्योंकि स्लोप बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो वाटर बॉडीज वगैरह होती हैं, उनका उनका फ्लो भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इरोजन भी हो जाता है। और कई बार फॉरेस्ट फायर वगैरह हो जाती है, ड्रोट होता है तो उससे वेजिटेशन रिमूव हो जाती है। लैंडस्लाइड वेजिटेशन में भी हो सकता है, लेकिन वेजिटेशन अगर रिमूव हो जाती है तो जो पेड़ पौधे यहाँ पे होते हैं वो आपको पता है सोइल को होल्ड करके रखते हैं कुछ समय के लिए। तो नॉन वेजिटेटेड जो लैंड होती है उसमें लैंडस्लाइड के होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे कुछ फिजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर बारिश हो रही हो, जैसे इस समय हो रही है, पिछले 2-3 दिन से बारिश काफ़ी ज़्यादा, है ना? नीलगिरी हिल्स में हो, चाहे हिमालयाज़ में, कहीं भी हो सकती है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और खासकर वेस्टर्न घाट में आपको पता ही है कि बारिश कितना ज़्यादा होता है, मोर दैन 250 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अर्थक्वेक वगैरह अगर अचानक से आ जाता है तो हमारी जो सोइल वो लूज़ हो जाती है। राइट? तो उसकी वजह से भी वोल्केनिक इरप्शन वगैरह मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जैसे लार्ज स्केल एक्सकवेशन होती है, अभी या सड़कें बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन की जाती है और मशीनें चलाई जाती हैं, वो लगातार वाइब्रेशन होती है मशीनों में। उस वाइब्रेशन की वजह से भी हमारी जो सोइल होती है वो वीक हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तो वो भी नीचे की तरफ आ जाती है अंडर द इम्प्रेशन ऑफ ग्रेविटी, है ना? तो डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टनल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय द माइनिंग वगैरह, ठीक मैंने आपको बता ही दिया। ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है हमारा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा मैप बनाया गया है, जहाँ पे इंडिया में दिखाया गया है भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आते हैं। ठीक है, तो ये जो थोड़ा-सा ये ब्लू टाइप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो इंडिया में आते हैं। उसके अलावा जो थोड़ा ऑरेंज नज़र आ रहा है, यहाँ पे उससे थोड़ा कम आते हैं। ये थोड़ा पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये आपको मॉडरेटली नज़र आता है। उस ग्रीन वाले में जो है लो हैज़ार्ड, यहाँ पे वो काफ़ी कम आते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जो हमारा हिमालय है, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड आ रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं। देखो आ तो दोनों में ही रहे हैं,
लेकिन वेस्टर्न घाट में थोड़े कम लैंडस्लाइड आते हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज़। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कुछ साल पहले यूपीएससी मेंस में। तो एक तो लैंडस्लाइड के बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं ऑफ कोर्स। भैया ज़िंदगी आपने देखा भी आर्टिकल में 16 लोगों की डेथ हो गई है ना? लॉस ऑफ लाइफ, नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बट एनिमल लाइव्स आल्सो, राइट? और उसके अलावा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, मड रॉक्स वगैरह गिर जाती हैं, तो सड़कें जाम हो जाती हैं। शिमला में जो है आप देखिए इस समय जो है सड़कें जाम हुई पड़ी हैं क्योंकि बीच में लैंडस्लाइड हो गया, सड़क टूट गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो फोर्स डैमेज होता है, बिल्डिंग्स, रोड्स वो सब डैमेज ही हो जाता है ना? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स होता है क्योंकि जब भैया ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, लोग आ नहीं जा नहीं पाएँगे, दुकानें बंद हो जाएँगी, है ना? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, जॉब लॉस होगा और वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी जो है खत्म हो जाती है क्योंकि रिवर वैलीज़ वगैरह होती हैं, बहुत बार लैंडस्लाइड की वजह से रिवर वैलीज़ के वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो वाटर फ्लो भी जो है उसकी वजह से रुक जाता है और हमारे जो डैम्स वगैरह होते हैं वो भी जो है डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये तो थोड़ा-सा आपको उसके इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास लैंडस्लाइड के। गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हुआ था 1948 में 500 लोगों की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। केदारनाथ में 2013 में सबको याद ही होगा 5700 रिपोर्टेड डेथ हुई और कई सारे गाँव तो जो है वो डैमेज हुए एकदम पूरी तरह से। तो ये फ्लड और लैंडस्लाइड केदारनाथ में जब हुआ 2013 में बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग था। उसके अलावा मलपा लैंडस्लाइड हुआ उत्तराखंड में 1948 में जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। कई गाँव तो पूरे के पूरे ही ज़मीन के अंदर चले गए थे लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप डेफिनिटली एग्ज़ाम में दे सकते हो। लेकिन किया क्या जाए? लैंडस्लाइड को इंडिया में कैसे मैनेज किया जाए? है ना? एक वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे होती है। जो मलपा इंसिडेंट हुआ था 1998 में उत्तराखंड में, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक लैंडस्लाइड हज़ार्ड ज़ोनेशन करना इंडिया में शुरू किया। तो ऐसे एरियाज़ की पहचान करनी शुरू की गई जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आते हैं। क्योंकि यार वहाँ पे फिर आप ज़्यादा एफर्ट लोगे ना, हर जगह पे आप इक्वल एफर्ट तो नहीं ले सकते। जहाँ पे ज़्यादा आएँगे आप वहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से काम कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने करना शुरू किया। फिर एनडीएमए ने स्पेशली लैंडस्लाइड के लिए 2009 में गाइडलाइंस भी दिया। हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत 2005 एनडीएमए अलग-अलग डिज़ास्टर्स के लिए गाइडलाइन देता है। आप एनडीएमए की वेबसाइट पे जाके सभी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ भी सकते हो। लेकिन वो काफ़ी डिटेल हैं, इतना डीप डीप आपने जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर-ऊपर से थोड़ा देख सकते हो। तो एनडीएमए ने 2009 में लैंडस्लाइड के लिए भी अपनी गाइडलाइंस देना यहाँ पे शुरू किया। जियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया है, इसको ज़िम्मेदारी दी गई हज़ार्ड ज़ोनेशन वगैरह करने की क्योंकि इनके पास साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ जो है वो सब रहता है, राइट? और ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ मिलके काम करता है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा 2014 के बाद से 15 जीएसआई हैज़ लॉन्च्ड द अंडरलुक अ नेशनल प्रोग्राम ऑन द लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैपिंग, मैक्रो स्केल एंड द नेशनल लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैपिंग करना शुरू किया टू कवर द 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ इन द कंट्री। मतलब छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे-छोटे तालुका, खासकर हिमालयन रीजन्स में वहाँ पे इन्होंने जो है मैपिंग करना शुरू किया, ताकि एकदम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके हम लोग जो है एफर्ट्स कर सकें। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया ताकि ट्रेनिंग वगैरह पर्पज़ के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए वो हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। तो कुछ गाइडलाइंस हैं एनडीएमए की, ठीक है? ये आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए ही दिया है। मोटी-मोटी सी बातें होती हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता है पर्टिकुलर करने के लिए। बट जैसे इन्होंने लिखा है भैया स्लाइड लैंडस्लाइड हज़ार्ड जो डोनेशन करना है तो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं। जीएसआई हमारा कर ही रहा है। सेटिंग पेस सेटर हम लोग कर सकते हैं, स्टेबलाइजिंग ऑफ द स्लाइड्स एंड आल्सो सेटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम ये तो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहे साइक्लोन हो, चाहे फ्लड हो, किया जाए। साइट स्पेसिफिक स्टडीज़ करने की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे रेगुलरली लैंडस्लाइड्स आते हैं, तो वहाँ पे जाके देखा जाए भई हम लोग क्या कर सकते हैं इन द टाइम्स ऑफ स्पेशली मानसून के टाइम पे, है ना? पब्लिक अवेयरनेस भी चाहिए लोगों को, राइट? उसके अलावा एजुकेशन ट्रेनिंग दिया जाना है हर लेवल पे, चाहे वो लोकल कम्युनिटी हो, चाहे हमारी नेशनल डिज़ास्टर फ़ोर्स हो, उन सबको दिया जाना है। बिल्डिंग कोड्स वगैरह हैं, जिस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इस तरीके से बनाई जाएँ, अगर लैंडस्लाइड होता भी है तो उसको सर्वाइव कर लें। राइट? तो इस तरह की चीज़ें डेफ़िनेटली बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट और हिमालय, दोनों ही लैंडस्लाइड आते हैं। हुँ, लेकिन हिमालय में थोड़े कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉरी वेस्टर्न घाट में थोड़े कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रीजन्स। रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली वही है कि वेस्टर्न घाट जो है थोड़े-से ज़्यादा स्टेबल होते हैं टेक्टोनिकली, हिमालय जो है वो कम स्टेबल होते हैं बिकॉज़ यंग फ़ोल्ड माउंटेन होती हैं। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट में एक स्लोप की भी बड़ी बात है, हिमालय जो है वो ज़्यादा स्टीप हैं, ज़्यादा ऊँचे हैं, वेस्टर्न घाट उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो दीज़ आर सम ऑफ द रीज़न्स लेकिन
वेस्टर्न घाट और हिमालयन दोनों में ही लैंडस्लाइड आते हैं, लेकिन थोड़े से कारण अलग हो सकते हैं, रीजन अलग हो सकता है, लैंडस्लाइड एक्टिविटी सेम है। ओवरऑल बात करें तो वेस्टर्न घाट में कम लैंडस्लाइड आते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड आते हैं उनका कारण अलग है। हिमालयन रीजन में जो आते हैं उनका कारण थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे वेस्टर्न घाट में बहुत हैवी माइनिंग की जाती है, इतनी हैवी माइनिंग हिमालय में नहीं होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट एक इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट में आपको मिलती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, वहां पे पाए जाते हैं आपको मेटेलिक मिनरल्स। हिमालय में आपको ऐसा मेटेलिक मिनरल नहीं पाए जाते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा, इस वजह से इसका यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। डिफोरेस्टेशन ऑफ कोर्स वो यहाँ पे ज्यादा है वेस्टर्न घाट में, क्योंकि वही रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ज्यादा है यहाँ पे। ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा रहती है वेस्टर्न घाट में, मुंबई यानी ये जितनी सिटीज हैं यहाँ पे, राइट, उसकी वजह से। और हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है कुछ खास एरियाज़ में, वेस्टर्न घाट में ऑफ कोर्स 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, और ये रेनफॉल हिमालय के कंपैरिज़न में काफ़ी पहले ही शुरू हो जाता है। वेस्टर्न घाट में जून से ही, इस जून के पहले वीक से ही आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन हिमालय तक पहुँचते-पहुँचते टाइम लग जाता है, कई बार पूरा जून का महीना चला जाता है, जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होती है। उसके अलावा बहुत सारे विंड मिल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लिए गए हैं, जैसे रत्नागिरी में, सतारा में, इडुक्की वगैरह में। इसकी वजह से इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है वहाँ पे, तो माउंटेन्स वगैरह उनके अंदर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनका जो सोइल है वो वीक हो जाती है। ये कुछ रीज़न्स है वेस्टर्न घाट में आने के लैंडस्लाइड। हिमालय के थोड़े अलग हैं। हिमालय में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरली स्टेबल नहीं है, टेक्टोनिकली स्टेबल नहीं है, यंग फोल्ड माउंटेन है, फ्रेजाइल सी माउंटेन है। अभी तक पूरी तरह से कंसोलिडेटेड नहीं हुई है हिमालयन माउंटेन्स, क्योंकि यंग हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया। बहुत ही ज़्यादा कई जगह पे स्टीप स्लोप्स आपको देखने को मिलेंगे हिमालयाज़ में। यूजुअली जहाँ पे स्लोप 30 से 45 डिग्री इससे ज़्यादा होता है, वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा ज़्यादा आते हैं, और ये हिमालय में काफ़ी रेगुलरली आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिमालय वाले रीजन में चले जाओ, जिसे हम लोग जो वो पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, वहाँ पे कई जगह पे झूम कल्टीवेशन वगैरह की जाती है। जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है और हमारी सॉइल वीक हो जाती है। जैसे कहीं उत्तराखंड वाले रीजन में भी, जैसे पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा वगैरह में भी जो है इस तरह की डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी होती है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। टूरिज्म की वजह से जो होटल्स वगैरह वो जो बनाए जाते हैं, रिज़ॉर्ट्स एंड ऑल दैट, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, दोनों में अलग-अलग रीज़न्स आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। चलिए जी। रिपोर्ट हाइलाइट्स इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन द एजुकेशन। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपका ये इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। इतना फैक्ट आपको याद नहीं करना है, कौन से स्टेट के अंदर कौन-सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ, क्या, कितना, नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। थोड़ा-सा बस रिपोर्ट आप देख लीजिए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट पीजीआई-डी, ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें दोनों सालों को 2 सालों का डेटा कंबाइन किया गया है, 2020 21 एंड 21 22, ठीक है? क्या इसका पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने स्कूल्स कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में कितने स्कूल बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वर्स्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं? तो उसके लिए इन्होंने ना 10 तरह की ग्रेड्स रखी। जो सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मिंग स्टेट्स हो मतलब डिस्ट्रिक्ट होंगी, उनको दिया जाएगा दक्ष, स्कूल्स को दक्ष का दर्जा दिया जाएगा, दक्ष। फिर उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, फिर आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3, मतलब जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन होती है, उसे आकांक्षी कहा जाता है। तो ये थोड़ा-सा आप देख सकते हो, 10 तरह का ग्रेड इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये जब ग्रेड ये दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है? इसके लिए 83 इंडिकेटर्स हैं, जिनको 6 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन से कैटेगरी हैं? जैसे आउटकम, effective classroom transaction, infrastructure and the student entitlement, school safety and the child protection, डिजिटल लर्निंग एंड द गवर्नेंस, ये 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है 83 इंडिकेटर्स को। उसके बेसिस पे भी हर स्टेट मतलब हर स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट को कौन-कौन सा रैंकिंग दिया गया है, वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को दक्ष और उत्कर्ष ये ग्रेड मिला ही नहीं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। पूरे इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट को दक्ष और उत्कर्ष मिला ही नहीं स्टेटस। मतलब ये जो परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है यहाँ पे अबव 90% एंड 81 टू 90%, भैया किसी को भी नहीं मिला है। हालत काफ़ी खराब है। अति उत्तम, उत्तम वाले तो काफ़ी हैं, जबकि कई बार बिहार और राजस्थान वगैरह में आकांक्षी वाले भी बहुत सारे हैं, जहाँ पे भी बहुत काम करना है, जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल ही नहीं है।
तो पेंडेमिक की वजह से क्या ये हालत हुई? क्या पेंडेमिक में पहले भी ऐसा था? तो ये पेंडेमिक से पहले था या नहीं था, हमें पता नहीं, क्योंकि शुरुआत ही हम लोगों ने इसको पेंडेमिक में किया था। लेकिन यस, पेंडेमिक की वजह से नुकसान बहुत हुआ है। कई साल पीछे चले गए हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली, तो उसको थोड़ा देखना रहेगा। तो बस ये थोड़ा-सा आपको इस सो नेक्स्ट टॉपिक कहता है ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर कंटिन्यू टू डिक्लाइन अनअबेटेड इन 2022। अनअबेटेड का मतलब ये होता है कि भैया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो 2021 या 2020 के अंदर जो डिफोरेस्टेशन हो रहा था वो 2022 में भी कंटिन्यू रहा। तो ये रिपोर्ट पेश की गई है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स के ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के द्वारा, जिसना ये कहना है कि 2022 के अंदर वर्ल्ड में 4.1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर पूरी तरह से खत्म हो गया है। मतलब हर मिनट 11 फुटबॉल फील्ड के बराबर में फॉरेस्ट कवर हम लोग लूज कर रहे हैं ऑन अर्थ, जो कि बहुत काफी कंसर्निंग है। इसकी वजह से क्या हुआ? 2.7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एक्स्ट्रा हुआ है। मतलब अगर ये फॉरेस्ट होते तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिलेंगी। एक है प्राइमरी फॉरेस्ट एंड अनदर इज सेकेंडरी फॉरेस्ट। प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होता है और सेकेंडरी फॉरेस्ट? प्राइमरी फॉरेस्ट होता है वो फॉरेस्ट जो बहुत नेचुरल फॉर्म में होता है और बहुत मैच्योर होता है। इस प्राइमरी फॉरेस्ट को ग्रो करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का हो सकता है समय लगा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। मतलब जब नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं और बहुत लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं, कोई ह्यूमन डिस्टरबेंस नहीं होती, उन्हें कहते हैं प्राइमरी फॉरेस्ट। इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, डिफरेंट तरह के प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से इनके अंदर जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। फिर आते हैं सेकेंडरी फॉरेस्ट। सेकेंडरी फॉरेस्ट जैसे प्राइमरी फॉरेस्ट कई बार डैमेज हो जाते हैं, फॉरेस्ट फायर हो गया, ड्रोट, फ्लड, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में जो फॉरेस्ट आते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी फॉरेस्ट। लेकिन सेकेंडरी फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी प्राइमरी की होती है। इस वजह से इनके अंदर जो कार्बन को सिक्वेस्टर करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी फॉरेस्ट। एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, फ्यूचर में बाई चांस अब अगर हम इसको रिस्टोर भी करते हैं तो प्राइमरी फॉरेस्ट तो नहीं होगा, वो सेकेंडरी फॉरेस्ट होगा। रिस्टोर करने के बावजूद भी हम लोग उसकी कैपेसिटी को उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते जो ओरिजिनल फॉरेस्ट की हुआ करती थी। ये इसका जो है कहने का यहाँ पे मतलब है। अब कुछ फाइंडिंग इन्होंने यहाँ पे बताई है, स्पेशली दो कंट्रीज को लेके। एक है यहाँ पे ब्राजील और एक है यहाँ पे कोंगो। ब्राजील और कोंगो में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो लूज हो रहे हैं। ब्राजील के अंदर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का 10 से 15% जो ऑक्सीजन है वो अमेज़न के जंगलों से ही आ रहा है भैया। ये वर्ल्ड एयर को प्योरीफाई भी करते हैं। तो अगर लंग्स को ही काट दोगे अर्थ सांस कैसे लेगी? उसके अलावा घाना और बोलीविया, ये दो अलग कंट्री का इन्होंने नाम यहाँ पे लिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस जो है वो हो रहा है। कोंगो वगैरह में अंदर पॉपुलेशन काफी ज्यादा राइज हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, तो एग्रीकल्चर पर्पस वगैरह की वजह से वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है। कोंगो में डिफोरेस्टेशन ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जो हमारा UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 हुई थी, उन्होंने $500 मिलियन देने की बात भी कही थी। लेकिन यार आपको पता है अच्छे से कि जो कन्वेंशन वगैरह होती है इंटरनेशनली, यहाँ पे पैसा की प्रॉमिस कर दिया जाता है लेकिन पैसा ना तो डिलीवर होता ना ही देखने को मिलता है। लेकिन कोंगो में अभी भी ये लगातार चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो इसे हमारा टारगेट कैसे अचीव करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में 21-22 के अंदर 2,25,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट हम लोगों ने लूज कर दिया। तो इंडिया भी पीछे नहीं है, हालांकि उतना तो नहीं है जितना ब्राजील, कोंगो वगैरह में है, बट फिर भी पीछे नहीं है हम लोग। हमारे यहाँ भी काफी हालत खराब है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था भैया 2014 के अंदर, जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ये अभी तक का सबसे बढ़िया ग्लोबल इनिशिएटिव माना जाता है, जिसमें कहा गया कि भैया डिफोरेस्टेशन को रोकना है। कितना रोकना है? कोशिश करेंगे 2030 तक आधा डिफोरेस्टेशन रोक दिया जाए। ठीक है। और यूजली क्या रहता है, ये डिफोरेस्टेशन जो वर्ल्ड में हो रहा है वो पेपर इंडस्ट्री की वजह से, बीफ के लिए, सोया के लिए, पाम ऑयल वगैरह को ग्रो करने के लिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इसको रोकना है। उसके लिए रिफोरेस्टेशन करना है, रिस्टोरेशन करना है। जो जगह खाली पड़ी हुई है वहां पे दोबारा से आप जंगल लगाइए। जो जंगल डिक्लाइन हो चुके हैं उनकी आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करिए। ये दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। पब्लिक ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए इसके लिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल बचाने के चक्कर में आप जो वहाँ पे रहने वाले इंडिजिनस भैया जो लोग हैं, आप उनको ही, उनके ही लोकल कम्युनिटीज के राइट्स को ही इग्नोर कर दो, नहीं, उनके राइट्स भी जरूरी हैं, क्योंकि लोकल लोगों के राइट्स के बिना आप जंगल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मॉनिटर और रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, खासकर ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, उनकी सपोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कोंगो, ब्राजील, अभी इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं ऑफ कोर्स, है ना, उसके अलावा इंडोनेशिया ऑल्सो। उसके अलावा पार्टनरशिप करा करें आप इंटरनेशनल डोमेस्टिकली, जो भी आपको करना है बिजनेस, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी के बीच में, वो सब जरूरी रहता है। फिर मिटिगेशन जो स्ट्रेटेजीज हैं इंटरनेशनली, आप वो ले सकते हो। तो ये एक अच्छा टॉपिक है फोरेस्टेशन वगैरह इंडिया के परस्पेक्टिव से। देखिए 2014 में भी यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन का आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और जो है ना भैया आपको बताया, तो ये दो क्वेश्चन आप जो है यहाँ से कर सकते हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिए, दोनों ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो। ऑब्जेक्ट्स ओवर रूल्ड, फॉरेस्ट बिल गो टू द हाउस अनचेंज। एक और टॉपिक हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट से ही आता है, लेकिन ये इंडिया को कंसर्न है। कुछ समय पहले भी इस फॉरेस्ट को अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन तब इसे विड्रॉ कर लिया गया था। सरकार ने अभी मंजूरी दे दी है, तो मॉनसून सेशन में इस बिल को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फॉरेस्ट बिल को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो इसके अंदर अमेंडमेंट होगा। देखिए जो बिल्स वगैरह होते हैं वो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक्ट होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिल्स को के प्रोज एंड कॉन्स निकालना बड़ा आसान होता है। एक बार जब एक्ट पास हो जाता है तो फिर उसमें कुछ खास बचता नहीं है। बिल्स के से हमेशा मेंस में क्वेश्चन आता है। तो ये जो बिल है अभी मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखेंगे हम लोग, ताकि ये जब इंट्रोड्यूस किया जाए तो अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि तब कई सारे एडिटोरियल्स भी यहाँ पे कवर होने वाले हैं। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, ये दो चीजों पे बहुत फोकस करता है। एक तो जो इंडिजिनस राइट्स हैं लोगों के, लोकल कम्युनिटीज के, उसके बारे में बात करता है, और दूसरा कहता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर किया जाएगा तो इसके लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब जंगल काट के आप वहां पे फुटबॉल फील्ड नहीं बना सकते भैया, जंगल काट के आप वहां पे गोल्फ कोर्स नहीं बना सकते, ये एक्ट साफ साफ कहता है। लेकिन जो नया एक्ट सेंटर के द्वारा आया है उसमें इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया है, कि फॉरेस्ट एक्ट को आप नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए चेंज कर सकते हो विद ड्यूली कंपनसेशन। लेकिन ये काफी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे रहने वाला है। एक तो ये चीज यहाँ पे हो गई, और ये हमारे 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, गोदावरम जजमेंट इसको कहा जाता है, उसके अगेंस्ट में भी है। उसने भी यही कहा था जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने, कि फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ये समस्या यहाँ पे हुई। उसके अलावा जो नया बिल है ये क्या कहता है, कि भैया जो हाईवेज की कंस्ट्रक्शन होती है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो 100 किलोमीटर के होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है और जो चाइना के साथ लगती है, उसके 100 किलोमीटर के अंदर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लेना है, तो आपको लोकल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। यार 100 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो सरकार चाहे जंगल काटे, सरकार चाहे तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाए, सरकार चाहे तो सड़कें चौड़ी करे, सरकार चाहे तो कुछ भी करे, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे रहने वाला है। तो जब आएगा पार्लियामेंट में तब ऑफ कोर्स ज्यादा डिस्कशन करेंगे। इसलिए जो खासकर नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो इसको काफी ज्यादा अपोज कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो छोटे छोटे स्टेट है ना यार। और वो जैसे म्यांमार है, इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, तो म्यांमार से आप 100 किलोमीटर अगर मान के चलेंगे तो सारे स्टेट्स ही कवर हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। जहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ज्यादा कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। उसके अलावा इस अमेंडमेंट रिमूव द सेंट्रल प्रोटेक्शन फ्रॉम द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ सो कॉल्ड डीम फॉरेस्ट एंड वुड परमिट एक्टिविटी सच एज टूरिज्म इन दीज एरियाज। डीम फॉरेस्ट वो होते हैं जो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट नहीं होते हैं ऑफिशियली, लेकिन डीम फॉरेस्ट वो होते हैं जिनको फॉरेस्ट बनाया जा सकता है फ्यूचर में, उनके अंदर पोटेंशियल होता है। लेकिन नए अमेंडमेंट में इनको आप टूरिज्म पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, जबकि 1980s में आप इनको टूरिज्म पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो इस अमेंडमेंट के अंदर चेंज कर की जाएंगी। अब ये पास होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, क्या पता स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए।
वो एक अलग देखने को रहेगा जब इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फॉरेस्ट कवर को इंडिया में क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कवर इन इंडिया रेफर्स टू द लैंड ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर इन साइज वेयर द ट्री कैनोपी डेंसिटी इज ग्रेटर देन 10%। कैनोपी होती है ये जो ट्री कवर होता है, ऊपर से देखने में आपको जो लगता है ना, क्राउन जिसको बोलते हैं ट्री का, इसे कैनोपी कहते हैं। 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड में अगर 10% से ज्यादा कैनोपी है तो उसे इंडिया में फॉरेस्ट कवर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है। इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 38,251 स्क्वायर किलोमीटर राइज हुआ बिटवीन 2001 एंड 2021। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी माना जाता है कि अभी इंडिया में जो जो प्लांटेशन होती है उसको भी ट्री कवर के अंदर इंक्लूड किया गया है, जैसे पाम प्लांटेशन वगैरह होती है, पहले इसको इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो ये भी एक रीजन हो सकता है फॉरेस्ट कवर के इंक्रीज यहाँ पे होने का। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। फॉरेस्ट कवर रीजन्स को हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, वो सब करके, वो थोड़ा बाद में देखेंगे जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग डेफिनेटली दोबारा से आने वाले हैं, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल रहने वाला है और बहुत सारे एडिटोरियल्स भी इसके ऊपर आएंगे। सॉरी। चलिए अब देखते हैं आज के एडिटोरियल पे डब्ल्यूटीओ के बारे में है। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ का नाम हमेशा से डब्ल्यूटीओ नहीं था, इसका नाम डब्ल्यूटीओ पड़ा 1995 में, जब मरकश अग्रीमेंट किया गया, उसके बाद से इसको डब्ल्यूटीओ कहा जाता है। इससे पहले इसको कहा जाता था गाट, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी शुरुआत हुई 1948 में फाइनली। तो 1947 में जेनेवा में 23 कंट्रीज इकट्ठी हुई भाई, और उन्होंने 1948 में फाइनली इसको फोर्स में आया। और इसके दो पर्पस थे। एक पर्पस था टू फेज आउट द यूज ऑफ द इंपोर्ट कोटास, और दूसरा था टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन द मर्चेंडाइज ट्रेड। मतलब दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड है उसको स्मूथ करना है, जो बैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज करना है, और ट्रेड का ग्लोबलाइजेशन करना है। ये बेसिक इसका पर्पस था। लेकिन ये सिर्फ एक तरह का कन्वेंशन था, हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं थे। लेकिन 1995 में जब इसको डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट किया गया तो काफी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट, मतलब प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए, प्रॉपर मैकेनिज्म बना दिया गया कि कंट्री को ये चीज फॉलो करनी ही है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे की गई डब्ल्यूटीओ बनने के बाद। तो जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको एनफोर्स करने का यहाँ पे जुगाड़ किया है इन्होंने। ठीक है, ताकि जैसे ट्रिप्स हो गया, ठीक है, गैट्स हो गया, एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडी हो गई, इस तरह की सर्विस सेक्टर के ऊपर सब्सिडी हो गया, तो इन्होंने प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे बना दिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, रेजोल्यूशन ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट। जैसे मान लो इंडिया अमेरिका के बीच में, चाइना अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन जैसे बाई सब्सिडी या टेक्नोलॉजी बैरियर कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया। क्या वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो, कंप्लेंट करोगे तो उसका सोल्यूशन भी होगा। तो आज का जो एडिटोरियल है बेसिकली वो इसी के बारे में। देखिए, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में दो चीजें हैं। पहली सिस्टम जो यहाँ पे होता है वो सिंपल होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, और दूसरा होता है अपलेट बॉडी। ठीक है, मान लो इंडिया अमेरिका के बीच में कोई झगड़ा हुआ अबाउट एनी ट्रेड इशू, वो गए पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में। ठीक है, DSS भी इसको कहते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। उन्होंने जाके वहां पे कंप्लेंट किया। अब इसने जो है इंडिया के खिलाफ मान लो अपना जजमेंट सुना दिया, फिर ये मामला जाएगा अपलेट बॉडी में, जहां पे इंडिया अपील करेगा। ये हायर बॉडी होती है, ये सेकंड बॉडी होती है, सेकंड टीयर। अब इसके अंदर भी अगर इंडिया के खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है तो इंडिया को मजबूरी में उसको फॉलो करना पड़ेगा। दो चीजें यहाँ पे होती है, दो लेवल पे है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले कई सालों से डब्ल्यूटीओ में अपलेट बॉडी है ही नहीं। इसका मतलब जो ट्रेड रेजोल्यूशन है वो सिर्फ एक ही लेवल पे डिस्कशन हो सकता है, दूसरे लेवल पे डिस्कशन करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कई सालों से डब्ल्यूटीओ के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अपलेट बॉडी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका अपलेट बॉडी में मेंबर्स को अपॉइंट नहीं कर रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि भाई ये जो अपलेट बॉडी होती है ये मेरे खिलाफ जजमेंट सुनाती है, तो मैं इसको नहीं करूंगा। अब सोचने की बात है, अगर कोई कंट्री डब्ल्यूटीओ का मेंबर है तो उसको अगर इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से चलना पड़ेगा। कहीं तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की इंडिपेंडेंस जो है वो कम होती है।
अमेरिका का यही कहना है कि भाई चाइना के साथ मेरा इश्यू चल रहा है और मुझे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं। डब्ल्यूटीओ में होने की वजह से मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो इसीलिए मैं अपनी फुल पावर को एक्सर्ट करना चाहता हूं। अब ऐसे तो कोई भी कंट्री कह सकती है। इसे कहा जाता है डी जुडिशलाइजेशन, मतलब इट्स अ रिवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रेड। कंट्रीज अभी क्या कर रही हैं, डब्ल्यूटीओ से थोड़ा पीछे हट रही हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की वजह से उन्होंने कई सारी इकोनॉमिक पावर को सरेंडर किया हुआ था। वो चाहते हैं कि इस पावर को वापस लिया जाए। जैसे अमेरिका का यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे अपलेट बॉडी काम नहीं कर पा रही है। बट अभी जेनेवा के अंदर थोड़े समय पहले कॉन्फ्रेंस हुई डब्ल्यूटीओ में, जिसमें अमेरिका ने कहा कि हम लोग 2024 तक अपलेट बॉडी बना लेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला। और उस प्रेशर में उसने कहा कि चलिए ठीक है, हम मुझे 1-2 साल का समय दीजिए, 2024 तक मुझे सारी चीजों को स्टडी करना है, फिर हम लोग डब्ल्यूटीओ की अपलेट बॉडी बना सकते हैं। तो अभी तक डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम थोड़ा सा हैंडीकैप हुआ पड़ा है। तो फ्यूचर में जब ये अपलेट बॉडी बन जाएगी तो ये प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं, 1-2 एडिशनल आर्टिकल हैं, आप खुद से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।